अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू। आज की सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और रजिस्ट्रार के लिए जो अहम क्वेश्चंस है वो। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू है वो आपके पास है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट वाज इनैक्टेड इन। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1925। Which of the following is associated with the Cooperative Societies Act 1925? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। Which term refers to the internal rules of a cooperative society? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपके पास है बाई लॉज। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट का सोसाइटी, उसको हम क्या कहते हैं? इस एग्जामिनेशन को सिंपल हम ऑडिट कहते हैं। ठीक है, अब द लीगल प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको हम वाइंडिंग अप कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? लिक्विडेशन। और जो बंदा ये काम करता है उसको लिक्विडेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द वाइंडिंग ऑफ लेट्स वाइंड अप, यस, वाइंडिंग ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विडेटर। उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विडेटर कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास किसके बारे में था? ये हमारे पास जो है ये एक्ट 1925 के बारे में है। ठीक है, आप इसके बारे में जो है ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी आप लाके मालूमात अगर चाहते हैं, यानी सीखना चाहते हैं, तो ये भी सीख ले कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है। ठीक है, बायलाज क्या होता है, इंटरनल रूल्स होते हैं, ऑडिट क्या होता है। ठीक है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और रिजर्व फंड क्या होते हैं, लिक्विडेटर और वाइंडिंग अप। ठीक है, इसको मैंने आपको लिए सिर्फ जूम किया। ठीक है, आप इसको खुद देखिए, इस पर जो एमसीक्यूज है वो मैंने आपसे डिस्कस की, क्योंकि एमसीक्यूज का सेशन है, डिटेल लेक्चर का नहीं। अब यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी रिफॉर्म्स इन 1982 में जो है वो ऑर्डिनेंस हो गया था। ठीक है, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो क्या है, वो मंदर झेल है। द केपी कोऑपरेटिव सोसाइटी रिफॉर्म ऑर्डिनेंस इज ऑफ, कौन सा वाला है? 1982 का है। ठीक है, और स्पेशली ये सेक्शन सी है इसके। ठीक है, हाँ, ये 1982 होगा। 92 ऑर्डिनेंस इज ऑर्डिनेंस थर्ड। ठीक है, द 92 ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड ऑन, ये 20 जनवरी 1982 को। ठीक है, आप अगर आपको प्रोमलगेटेड का मतलब मालूम है कि नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। प्रोमलगेटेड का मतलब होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ लॉ या रूल, या ठीक है जो भी हो, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोमलगेशन कहते हैं। अंडर सेक्शन 5 हु कैन बी अ मेंबर ऑफ एपेक्स सोसाइटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपके पास होती है, ये क्या होती है? एपेक्स सोसाइटी। अगर आपको मालूम नहीं है कि एपेक्स सोसाइटी क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है अंडर स्पेसिफिकली डिफाइंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंक्लूड फ्रंटियर प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सरहद कोऑपरेशन यूनियन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इस एपेक्स सोसाइटीज। एपेक्स सोसाइटी असल के द मोस्ट सीनियर या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन वाली या हाईएस्ट लेवल वाली ऑर्गेनाइजेशन वाली जो सोसाइटीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपेक्स सोसाइटी। ठीक है, a managing committee member of an apex society cannot hold office for more than 2 consecutive terms or parts thereof। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है 2 consecutive terms। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 मुकम्मल पार्ट्स या उसके 2 का कोई हिस्सा। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है ये वाला जो एक्ट है ये सेक्शन 18 के हिसाब से है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो है सेक्शन 18 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2013 हो गया था, उसमें जो है ये टर्म रखी गई थी। आफ्टर 2 consecutive terms the relative waiting period is, कितने मंथ्स है? 36 मंथ्स। ठीक है, if vacancies in managing committee exceeds 1/3, the committee को हम क्या कहते हैं? Stands superseded and administrator is appointed by registrar। यहाँ कहने का मतलब ये, अगर 1/3 यानी 1/3 से ज्यादा सीटें जब खाली हो जाए तो फिर वहां पर क्या होता है? जो आपके पास जो कमेटी है वो डिसॉल्व हो जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रार के यानी रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन को अपॉइंट करता है, जिस तरह जो केयर टेकर वज़ीर आज़म होता है ना, इसी तरह से आप हिसाब से। ठीक है, द इलेक्शन आफ्टर सस्पेंशन इज टू बी हेड
विद इन 6 मंथ्स, ये आपके पास 92 का ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, ठीक है। A person may be declared default where a loan remains outstanding for 6 months or after becoming payable। तो यहाँ पर इसका आंसर है ये वाला 6 मंथ्स, ठीक है। An installment loan case, the ordinance refers to 3 or more installment। यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 6 मंथ्स का जिक्र किया और यहाँ पर 3 मंथ्स, तो ये दोनों अलग चीजें हैं। इसको हम लम सम लोन कहते हैं। इसका मतलब ये है, लंप सम लोन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपके जो है डेडलाइन किसी लोन का 1 जनवरी तक, ठीक है, और आपने 1 जून तक जो है उसका पेमेंट नहीं किया तो आपको डिफॉल्टर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल आपका 12,000 आप पर जो है लोन है और हर मंथ आपको 10,000 देना पड़ता है, यानी 1,20,000 आप पर है और हम हर मंथ आपने 10,000 देना है। तो 3 इंस्टॉलमेंट आपने क्या किया, आपने जो है पेमेंट नहीं किया तो आपके फिर क्या है, डिफॉल्टर है, ठीक है, फिर आप पर एक्शन पड़ता है। अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग अ पर्सन डिफॉल्ट इज मेड टू, ये किसको दिया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रार को। अपील अंडर सेक्शन 8 मस्ट बी फिल्ड विद इन 30 ईयर, सेक्शन 8 आपने याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास ये आप कुछ यहाँ पर मैं आपको जूम कर लेता हूँ, आप इसको नोट कीजिएगा। अगर ये थ्रेशोल्ड है, ये इलेक्शन पीरियड है, ठीक है, लोन डिफॉल्ट पीरियड है और इंस्टॉलमेंट 3 है, ये आपके जो लास्ट में जो मैंने चीज़ दे दी है ना, ये आपके पास जस्ट समरी मेमोराइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पर जो हमारे पास 1925 का हो गया, ठीक है, और ये अब बात हो रही है ये कोऑपरेटिव लोन इन बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1986, ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इसमें बिनामी लोन, बारोबर, ठीक है, मोर्टेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन ये लाजमी है। तो अ कोऑपरेटिव बैंक्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट इज फाइनेंसिंग, ये आपको क्या देता है, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। इसमें जो है यानी बाकी कौन सी चीज़ों को जो है वो फाइनेंसिंग देती है, यानी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं तो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। क्योंकि एक कोऑपरेटिव बैंक का काम है और बैंक का जो काम होती है वो आप जानते हैं। A loan in which the real beneficiary is different from the person in whose name in the loan is granted। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आप और हमारा यानी मैं हूँ और आप है, ठीक है, और आपने मेरे नाम पे जो है ना एक लोन ली है, ठीक है, और लोन आपने ली है, जस्ट मेरा नाम उसमें दी है लिस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, बिनामी लोन कहते हैं, ठीक है। अगर टर्म में प्रोनाउंसिएशन इसका गलत करता हूँ तो आप काइंडली जो करेक्ट है और वो आप ले लें। इन केस ऑफ बिनामी लोन बारोवर इंक्लूड्स, उसको क्या है, बारोवर के पास क्या होता है, द रियल बेनिफिशियरी और रिसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रियल बेनिफिशियरी या रिसिपिएंट जो है वो भी है यानी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसलिए रखा क्या है क्योंकि वो गरीब लोगों के नाम पर जो है पैसे लेते थे, ठीक है, और फिर भाग जाते हैं कि मैंने नहीं लिया है, तो इसलिए ये रियल बेनिफिशियरी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, बिनामी लोन के केस में। Which of the following is specifically recognized as form of security in 1996 ordinance। तो यहाँ पर जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन, तो ये जो है इसका रियल बेनिफिशियरी रिसिपिएंट हो गया और यहाँ पर जो है आपका ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। with the form recognized as a form of security in 1996, तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन ये भी है, ये भी है, ये भी। अब अगर इन तीनों का आपको मालूमात नहीं कि कौन सी चीज़ है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉर्टेज जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लेज जो है आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, हाइपोथिकेशन आपके पास पोजीशन रिमेन्स विद द बारोअर, मतलब ये है, इसको हम क्या कहते हैं, रहन बहर कब्जा, यानी चीज जो है वो आपके पास हो, पेपर सोसाइटी के पास होता है। यहाँ पर ये जो मोर्टेज होता है ना, इसको यहाँ पर क्या होगा, पेपर सोसाइटी के पास होगा, चीज आपके पास होगा इस वाले में। दूसरी जो प्लेज है यहाँ पर चीज भी सोसाइटी के पास होता है, ठीक है, और ये इस केस में जो है
पेपर जो है वो सोसाइटी के पास होता है और चीज़ आपके पास होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास ऑर्डिनेंस 1982। और ये जो इस टू एमसीक्यू रहते हैं। चलो 1966 ordinance and insufficiently secured loan is assessed with a reference to security such as, इसको हम क्या आंसर देते हैं, ऑल ऑफ दीज, यानी मॉर्गेज भी, प्लेज भी और hypothecation भी। The 1966 ordinance primarily concerns repayment and securing of certain cooperative loans। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। तो यार ये जो कुछ एमसीक्यूज थे आपके लिए मैंने कलेक्ट किए थे। दूसरी मैं बात बता दूं कि यहाँ पर जो यूएस का टेस्ट है इसमें सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती, इसमें इंग्लिश, पाक स्टडीज़ और यानी जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़। तो आपने इंग्लिश पे मोस्ट फोकस देना है। अगर वो आपने तैयार नहीं किया है तो जो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए वो स्टडी कर ले। और इसका मैंने भी कुछ एमसीक्यूज यानी कुछ हाँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर शेयर किए थे, आप वो भी देख ले। मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।